ठीक है भाई, सब लोग तैयार हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के डिवीजन ब्रायोफाइटा को, और थोड़ा सा हम बताएं कि जो एल्गी पढ़ाया था उसमें एक तो हमसे शायद कोई एग्जाम्पल उल्टा हो गया। जो ब्राउन एल्गी में बोलना था वो हमसे रेड एल्गी मिल गया, तो उसको ध्यान देना। साथ ही साथ रेड एल्गी की आउटर सेल वाल आधी बोल के रुक गए थे, पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है, उसको देखना एक बार ज़रूर। और जो पिगमेंट बताए तो ठीक थे, लेकिन उसमें याद रखने वाली बात थी कि क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स तीनों में पाए जाते थे। कुछ कभी कभी किताब कैरोटीनॉइड्स लिख देती है, कभी कभी बीटा कैरोटीन और जैंथोफिल अलग अलग भी लिख सकती है ना। तो यूनिवर्सल होते हैं क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। ये अलग बात है कि ग्रीन एल्गी थे तो उनमें क्लोरोफिल बी भी होगा साथ में, ब्राउन एल्गी थे तो उनमें क्लोरोफिल सी भी होगा और फ्यूकोजेंथिन, और रेड एल्गी हैं तो क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉइड के अलावा क्लोरोफिल डी और फाइकोइरेथ्रिन भी होता है। बस ठीक। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स। और हमने जब तुम्हें 5 डिवीजन बताए थे तो बताया था सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किसके किसके बीच आते होंगे, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच आते होंगे। और मत भूलना कि हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं, प्लांटी में क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऐसे क्लोरोफिल और वैस्कुलर के नॉन वैस्कुलर। अरे भाई वैस्कुलर टिश्यू तो सबसे पहले टेरिडोफाइटा में बना था, तो नॉन वैस्कुलर ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं ना, तो इस तरह से। और दूसरी बात हम बताएं कि जो क्लोरोफिल कंटेनिंग होते तो ये भी दर्शाएंगे क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। मगर बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, यहाँ अपवाद हो सकता है, जैसे कि बॉक्सबोमिया होता है वो कुछ और होता है। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि जो इनको आम भाषा में कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जैसे मेढक होता था ना, तो वो हमने कहा था कि ऐसे तो देखो जल ही जीवन है, जीवन में पानी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो मेढक होता है वो सारी एक्टिविटी तो जमीन पर करता रहता है, दिन भर जमीन में होता है, लेकिन जब अंडे बच्चे देने की बारी आती है, ब्रीडिंग करने की बात आती है, तो पानी चला जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स के जीवन में पानी का क्या महत्व है। तो ऐसे तो इनके लिए भी जल ही जीवन है, सारे जीवों के लिए जल ही जीवन है, लेकिन बताते हैं ब्रायोफाइट्स में भी पानी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बिना पानी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा था मेढक की तरह इनको भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम तुम्हें अब बताने जा रहे हैं इनका निवास स्थान अर्थात हैबिटेट। तो मत भूलना कि मेढक कहां पाया जाता है, वहीं ये भी पाए जाते हैं। जैसे मेढक हमेशा वाटर बॉडी के इर्द गिर्द पाया जाता है, तालाब झील झरना के किनारे पाया जाता है, इसलिए ये भी कहा जाता है डैम्प मॉइस्ट सैडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ छाया पड़ती है वहां पर धूप कम आती है, मतलब जमीन सूखने का चांस कम होता है, तो ये भी डैम्प या मॉइस्ट या सैडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। और हम बताते हैं ज्यादातर वाटर बॉडी के किनारे पाए जाते हैं। अगर पहाड़ी इलाका है तो हमें बताओ ये कहां पाए जाते हैं, जिधर सूरज की रेज पड़ेंगी उधर पाए जाएंगे कि विपरीत वाले पे, हाँ छाया वाले में पाए जाते हैं। कुल मिला के हम तुम्हें बताते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी बार्क में भी उग सकते हैं, उनकी छाल पर, और कभी कभी डीप इन द वुड उग सकते हैं। लेकिन फिर तो तुम्हें हम बताएंगे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुल मिला के हम ये कहते हैं, जैसे तुम हाइड्रोप्लांट पढ़ते हो, 2 प्रकार के पौधे होते हैं, धूप पे उगने वाले पौधे को हेलियोफाइट्स कहते हैं। याद इसलिए रहता है कि हेलियंथस स्वयं सूरजमुखी का सूरजमुखी का नाम है, तो ये और जो छाया में उगते हैं उनको सायोफाइट्स कहते हैं। तो कुल मिला के कह दो ये छाया में उगने वाले पौधे हैं, सायोफाइट्स है। लेकिन बायोलॉजी अपवाद हो सकता है, रिक्सिया एक अपवाद होता है, वो टेरेस्ट्रियल के बजाय जो है पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक पाया जाता है। अगर इनकी हम बॉडी की बात करें तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। और प्लांटी में अप टू ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, मतलब गैमीटोफिटिक जनरेशन को दर्शाती है, पास होते हो ना। और इनकी बॉडी, ये अलग बात है कि एल्गी से थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, मोर डिफरेंशिएटेड होती है किनसे, एल्गी से। और हम तुम्हें बताएं कि इनमें बॉडी बिल्कुल दिखने में ऐसी हो सकती है, बिल्कुल थैलस लाइक हो सकती है। जैसे तुमने बचपन में सुपारी खाई हो, उसमें चरखी निकलती थी, लो हमने चरखी जैसी बना दी, तो बॉडी बिल्कुल ऐसी हो सकती है। और इस बॉडी को गौर से देखो तो कहीं कोई रूट स्टेम लीफ समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल चरखी जैसी बॉडी बना दी। तो ऐसी प्लांट बॉडी जब रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना कर सके, ऐसी बॉडी को तो थैलस बॉडी कह सकते हैं। तो मतलब इनकी बॉडी थायराइड भी हो सकती है। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर कोई एक्सिस बन गया हो और साइड में दोनों तरफ ऐसे लीफ लाइक अपेंडेजेज निकल आए हो, लीफ लाइक अपेंडेजेज। तो लेकिन ऐसी बॉडी अगर जमीन पे रेंगती है दूब घास की तरह, तो मतलब फोलियोज बॉडी बट प्रोस्ट्रेट कहलाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी में ऐसे लंबा सा एक्सिस निकला है और उसके ऊपर लीफी अपेंडेज निकले
हो, तो बॉडी इनकी तीनों प्रकार की हो सकती है। फिर से बोलना कैसी कैसी हो सकती है? थायरॉइड बॉडी हो सकती है, या जैसी कि बॉडी अभी हम रिक्सिया की दिखाएंगे, फोलियोज बट प्रोस्ट्रेट बॉडी होगी, अर्थात लीफी अपेंडेजेज होंगे लेकिन रेंगने वाली होती है, या फिर जमीन पर सीधी खड़ी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है बॉडी ना। तो बॉडी इनकी, लेकिन याद रहे कि इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ट्रू रूट स्टेम लीफ इनमें नहीं पाई जाती है। वहां से शुरू हुई थी, अगले डिवीजन से अर्थात टेरिडोफाइटा से शुरू होती है। बात होता है ना इस तरह से। इसके बाद हम तुम्हें इनकी थोड़ी सी पहले ही बात निपटाए दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन की। किसकी रिप्रोडक्शन? अभी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। किसी में जिम्मी द्वारा होगा, और किसी में जो है थैलस के फ्रेगमेंटेशन से होगा, और किसी में हम तुम्हें दिखाएंगे सेकेंडरी बड से होगा। लेकिन मेन बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलो ऐसा करते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम तुम्हें किसी पौधे का सहारा लेके पढ़ा रहे हैं। जैसे तुमने मॉस का पौधा सुना हो, ऐसा लगता है ये है जमीन और यहाँ कोई मॉइस्ट प्लेसेस है, और सबसे पहले मॉस में क्या होता है, पहले एक ऐसे अच्छी निकलती है, एक्सिस निकलती है, एक्सिस। इसको स्टेम मत कह देना, ट्रू स्टेम तो यहाँ पर ही नहीं जाता है। और इसके नीचे जो होती है ऐसे कुछ हेयर से निकलते हैं, मतलब राइजोइड्स जो कि पृथ्वी में से वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने का करेंगे। इसी एक्सिस के अपेक्स पर, टॉप पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे लीफ लाइक। तो जो मॉस होता है, हमने क्या किया, ये जो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं, ये जो इसलिए लीफ लाइक अपेंडेज हटा दे रहे हैं। अब जो मेन एक्सिस होती है, हम तुम्हें बताएंगे मेन एक्सिस मतलब मेल एक्सिस की तरह काम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसी से लेटरल साइड में और ब्रांच निकलती है, भाई पत्नी का दर्जा हमेशा साइड में होता है, तो इसको ये फीमेल एक्सिस की तरह बिहेव करता है। और इसी फीमेल एक्सिस पर क्या होता है, कभी कभी एक सुराही जैसी स्ट्रक्चर बनती है, सुराही जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और इस सुराही जैसी स्ट्रक्चर को हम कह दिया करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन, अर्थात आर्चिगोनिया। क्या कहा करेंगे? आर्चिगोनिया कहा करेंगे। और जो ये मेन एक्सिस होती है, इस पर ऐसा लगता है जैसे झुंझुना टाइप के कुछ बनते हैं, एक बना दिए बहुत सारे बनते हैं, और इसी झुंझुना टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन कह दो, या इसको कहते हैं एंथ्रीडिया। एक वचन एंथ्रीडिया, बहुवचन एंथ्रीडिया। चलो हम इनको अलग से बनाए ले रहे हैं। तो ये होता है जो एंथ्रीडिया होता है, ऐसा लगता है ये तो इसका स्टाक बनाया, और ऐसे हमने पहले क्या किया, इसका जो झुंझुना की दीवार बना दी, अर्थात स्टेराइल सेल्स का एक कवरिंग बना दी, और ये है तो प्रिमिटिव टाइप का कंडक्टिंग टिश्यू। तो ध्यान करो, ये है सेक्स ऑर्गन, और इसके अंदर कुछ सेल्स भरी होती है। पता तो मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स भरी होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनती होती है, इन्हीं में होता है माइटोसिस, क्योंकि जो खुद में हैप्लॉइड हो तो उसमें तो कभी मियोसिस होता नहीं, अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं। तो जब इनमें डिवीजन होता है तब जाके बनते हैं जूजू, अर्थात एंथीरोजॉइड्स। एक बना के दिखाई दे रहे हैं, और इनका जो एंथीरोजॉइड्स होता है उसके ऊपर दो फ्लैजला होते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स का बाइफ्लैजिलेटेड, बावने ब्रायोफाइट, बावने बाइफ्लैजिलेटेड। चलो इसकी हम फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया बना लें, तो बिल्कुल दिखने में सुराही जैसी होती है, अर्थात हम बताएं तो इसकी दीवार भी स्टेराइल सेल्स की बनी होती है। ऐसे सेक्स ऑर्गन जिनके चारों तरफ स्टेराइल सेल्स की बनी सुरक्षा कवच पाई जाती है, ऐसे सेक्स ऑर्गन जो है जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या काम होता है भाई, हम शर्ट बनियान जैकेट क्यों पहनते हैं? तो मिट्टी में बैक्टीरिया से सुरक्षा के लिए। तुमने एल्गी के ध्यान दिया हो, एल्गी में जब गैमेट्स बनाए थे, तो एल्गी की जब यूरोथ्रिक्स बनाया था तो सेल के ऊपर सेल रख के बनाया था, और उसी एक सेल के अंदर हमने गैमेट्स बना दिए थे। मतलब जो थैलोफाइट्स होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन नॉन जैकेटेड होते हैं, यहाँ स्टेराइल सेल्स की सुरक्षा कवच होती है, मतलब बाकी सबके जैकेटेड हुआ करेंगे। इसी के अंदर हम तुम्हें बताएंगे किसी तरह एक फीमेल गैमीट बनेगा, मतलब जिसको हम एग कहा करेंगे, क्या कारण करेंगे, और यहाँ जो जूजू बनता है उसको एंथीरोजॉइड कहते हैं। अब क्या होता है, मान लो पौधा जहां पर भी है, बरसात हुई, लबालब खेत में पानी भरा है, उसी समय ये जो एंथीडियम होता है इसकी लिड सेल रप्चर कर जाती है, और स्विमिंग तो हमेशा पानी में ही किया जाता है, फ्लूइड मीडियम में ही किया जाता है। तो यहाँ से एंथीरोजॉइड निकल जाता है, और पानी में स्विमिंग करते हुए, कहानी यही होती है, हम पढ़ा रहे इधर, यहाँ पर आर्चिगोनिया में आ जाएगा, और फिर किसी तरह मेल फीमेल गैमीट में फ्यूजन होगा, और नतीजा बन जाएगा जाइगोट, अर्थात 2n स्टेज। क्या बन जाएगी? 2n स्टेज बनती है। वैसे तो हम ये कहा करते हैं कि जो खुद में हैप्लॉइड हो उनमें जाइगोटी 2n स्टेज ज़्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभी तुरंत इसमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होती है, इसमें समसूत्री विभाजन ही होता है। क्या होता है? माइटोसिस, जिससे 2, 4, 8, 16, 32, 64 सेल्स बन जाती हैं। कुल मिला के कह दो एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। और जैसे इंसान का एम्ब्रियो होता है उससे इंसान का बच्चा बनेगा, पौधे का एम्ब्रियो है उससे पौधे का बच्चा बनेगा। नतीजा ये आगे चल के जब और नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं तो ऑर्गेनाइज होकर प्लांट बॉडी को जन्म देती है। ये जो प्लांट बॉडी होती है
चलो हम ब्लू कलर से बना ले रहे हैं। तो ये जो प्लांट बॉडी है इसको 3 भागों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जो ऊपर का सॉलिड पार्ट है इसको कैप्सूल कहते हैं, जो डंठलनुमा पार्ट है इसको सीटा कहते हैं, सीटा, और अंतिम कोनिकल पोर्शन को कहते हैं फुट कहते हैं। लेकिन हम तुम्हें ऊपर एक कैप जैसी भी लगी होती है और इस कैप को कहते हैं कैलिप्ट्रा। तो पूरा जो ये प्लांट बॉडी बनाई है ये टूयन है, मतलब ये दर्शाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को। तुमसे कहा था ना कि जो हायर एनिमल प्लांट होते हैं इनके जीवन में अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। फिर हम तुम्हें बताएं, लेकिन मत भूलना ये सारा खेल यही हो रहा है, इसी फीमेल ब्रांच के ऊपर हो रहा। चलो इस पौधे को हम इसी फीमेल ब्रांच के ऊपर बनाए दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये तो हमने जमीन बनाई और ये ऐसा लगता है मेल ब्रांच बनाई, ऐसा लगता है साइड में फीमेल ब्रांच बनाई और इसी पर ये पौधा उगेगा। भाई सारा खेल इसी आर्चिगोनिया के अंदर, यही तो जाइगोट बना था, यही तो डेवलपमेंट होगा। तो नतीजा इस तरह का एक पौधा पूरा लग गया। तब हमने अभी कैप्सूल बना लिया और फिर इसका सीटा बना लिया और फुट उसको कहते हैं जो फीमेल ब्रांच के अंदर धसा होता, ठीक ना। ऊपर एक टोपी बताई कैलिप्ट्रॉन ना, तुम्हें बताएं ये जो कैलिप्ट्रॉन होती है ये अपवाद होती है, ये मेन बॉडी की पार्ट होती है, अर्थात स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन को दर्शाता है। लेकिन जो फुट सीटा कैप्सूल वाला पोर्शन होता है ये तीनों पार्ट होते हैं, यही है टूयन अर्थात स्पोरोफिटिक जनरेशन को दर्शाते हैं। थोड़ी देर के लिए एक बात बताएं, इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है ये गैमेटोफिटिक जनरेशन पर डिपेंडेंट होता है। हाँ, ये अभी डायग्राम बना के दिखाएंगे तब बताएंगे कि जो इसका जो कैप्सूल होता है इसकी सेल्स ग्रीन कलर की होती हैं, मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे छेद बनाएंगे, मतलब स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा के चक्कर में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ग्रीन होने के चक्कर में लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, नतीजा अपना ये भोजन खुद बना लेता है। सिर्फ ये मेन प्लांट बॉडी से क्या करता है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट होता है। तो ये अपने होस्ट पर, मेन प्लांट पर हर चीज़ के लिए निर्भर करता है कि कुछ ही चीज़ों के लिए, कुछ ही चीज़ों के वाटर और मिनरल्स के लिए निर्भर करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉस होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, उसका जो स्पोरोफिटिक, सारे के नहीं अभी बता रहे हैं, इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन पर पार्सली डिपेंडेंट होता है, आंशिक रूप से निर्भर होता है। कभी कभी कम वक्त उल्टा पूछ देते हैं कि जो मॉस होता है उसका गैमेटोफिटिक जनरेशन किस तरह के जीवन दर्शाता है, तो वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट के लिए कहा जाता है कि ये गैमेटोफाइट के ऊपर पार्सली डिपेंडेंट होता है। चलो हम तुम्हें इस कैप्सूल का थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाएं। इसको अगर बीच से लंबा लंबा चीर दे तो ऐसा हम तुम्हें बताएंगे। अंदर की बात यह है कि इसमें बीच में तो हम तुम्हें लगभग एक स्ट्राइल टिश्यू का मास बताएंगे। अब एक एक सेल बनाने में टाइम लगता है, ऐसे ही बना दिया, ठीक है। इसके बाहर हम तुम्हें जैसे कुछ थैला टाइप का बनाएंगे जिसका नाम होगा स्पोर सैक। क्या नाम होगा? स्पोर सैक। ऐसे दोनों तरफ बनाएंगे और स्पोर सैक के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि ऊपर की तरफ हमने ये कैप भी तो बनाई है, तो ऊपर की तरफ ऐसे हम एक कैप भी बनाएंगे और हम तुम्हें अभी बताएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, ठीक है ना। सिंपल डायग्राम बनाए दे, टाइम नहीं लगे। और हम थोड़ा यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू बना देंगे, प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि ट्रू जाइलम फ्लोएम तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में बने थे। ये जो कैप्सूल होता है इसका ये जो सॉलिड पार्ट होता है, अंदर जो स्ट्राइल टिश्यू का मास होता है इसको तो कालुमेला कहते हैं। साथ ही साथ ये थैला बनाए इनको तो स्पोर सैक कहते हैं। इन्हीं के अंदर अभी दिखाएंगे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। लेकिन जो ये चौड़ा वाला पोर्शन होता है इसको एपोफाइसिस कहते हैं। इसकी सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, साथ ही साथ इसकी एपिडर्मिस में कहीं कहीं छेद पाए जाते हैं, अर्थात स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग होने के चक्कर में और इधर से CO2 लेने के चक्कर में हमने कहा था ऑर्गेनिक फूड तो खुद बना लेते हैं, सिर्फ वाटर मिनरल्स के लिए ही निर्भर करते हैं, इसलिए कहा जाता था। ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर इसको हम थोड़ा ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाएं तो हमने एक नकली डायग्राम ऑलरेडी बना रखा। ऐसे सोचो अगर इसको हम बेड़ा बेड़ा काट के दिखाएं, बेड़ा बेड़ा, तो ये जो स्पोर सैक है इनको तब समझ में आएगा। वास्तव में इसको देखो, ये जो बीच में खाली जगह दिख रही है यही है स्पोर सैक, और जो इस अंदर वाले गिलास का ये जो किनारा है ये इनर सर्किल कहलाएगा और ये स्पोर सैक की बाहरी दीवार कहलाएगी। चलो थोड़ा सा डायग्राम बना दें, सामने बना दें। ये लगता है डेड टिश्यू है, मतलब बीच वाला टिश्यू है, कालुमेला कहलाएगा। और ये हमने कहा आउटर वाल ऑफ स्पोरेंजिया है, मतलब ये वाली दीवार है। यहीं पर एक इनर वाल भी बना ले, चलो ऐसा लगता है ये वाली दीवार बना ली। और ये जो आउटर या इनर वाल की मार्जिन होते हैं ये इस तरह से स्मूथ नहीं होती है, सेरेटेड होती है, दांतदार होती है। इस पर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे दांत लगे होते हैं। आउटर सर्किल में 16 दांत होते हैं और इनर सर्किल में भी ऐसे 16 दांत होते हैं। तो हमारे जमाने में पूछा गया था जब हमने CPMT दिया था 96 में कि ब्रायोफाइट्स का जो कैप्सूल होता है उसमें टीथ का क्या अरेंजमेंट होता है? 16 + 16 की 2 अरेंजमेंट होते हैं, 2 सर्किल में अरेंज होते हैं। और बताते हैं जो आउटर मानो ये स्पोर सैक का ये दरवाजा मान लो, स्टोमियम मान लो, स्टोमियम माउथ होता है। तो चूंकि दांत इसी चारों तरफ होते हैं इनको पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं। कैसे कहते हैं? पेरिस्टोमियल। जो आउटर सर्किल के पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनमें नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, इनसे नमी जो है सूख भी सकती है। तो वैसे तो ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं जिससे ये स्टोमियम बंद रहता है, लेकिन जब ये इनसे मॉइस्चर लॉस होती है तो ये कड़क के सीधे हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं और इनके बीच में जो सरसों के दाने भरे अर्थात स्पोर्स भरे वो टपक के बाहर आ जाते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स
स्पोर्स का डिस्पर्सल कौन करता है? तो हाइग्रोस्कोपिक टीथ क्या करते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ क्या करते हैं, कौन से वाले हाइग्रोस्कोपिक होते हैं? आउटर सर्किल के ना। इस तरह से तो हमने लेकिन अभी बात बताया था, ये जो सेल्स भरी होती हैं वास्तव में 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। चलो एक सेल बाहर पड़ दे, अंदर मुश्किल है। तो इस तरह की तमाम 2n सेल्स भरी होती हैं और इनको स्पोर मदर सेल कहा करते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ से एक बना ले, ऐसा लगता है ये है एक 2n टाइप की सेल, अर्थात स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल है और तुम जानते हो इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो इनसे एक जूजू टाइप का बनेगा। इस तरह से जो पहले ब्रायोफाइट्स बनता है तो धागा बनता है और प्री प्राइम ने अग्रिम नीमा माने धागा। तुम्हें एस्केलमेंथीज अर्थात थ्रेड बारम के फाइलम का दूसरा नाम पता है? कहते ही है उसको नेमेटोडा। तो इस तरह से नीमा अनलाइक बनता है और फिर हम तुम्हें बताएं ये ग्रो करता चला जाता है तो अपना साइज बढ़ा लेता है, ऐसी जल्दीबाजी बना दे, ठीक है। तो ये धागा बन गया और इसी में कहीं कहीं बड बनती है। जो शुरू में धागा बनता है उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं और इसमें जो बड भी होती है इनसे कभी कभी दूसरा बनता है, उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं और जो ग्रो करके एडल्ट प्लांट में बन जाता है। याद आया? इस तरह से लाइफ साइकिल इनकी कंप्लीट होती है। फिर से हम तुम्हें बताया था कि यहाँ 2-3 बातें याद रखनी है कि यहाँ पर गौर से देखो, जब ये स्पोर जर्मिनेट हुए तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक मेल प्लांट अलग बनाया हो, एक फीमेल प्लांट अलग बनाया हो। प्रत्येक प्लांट मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन वाला होता है, मतलब प्रत्येक स्पोर 100% एक प्रकार समान प्रकार के पौधों को जन्म देते हैं। इसलिए हम तुमसे पूछे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये होमोस्पोरस हुए कि हेटेरोस्पोरस? होमोस्पोरस हुए ना, होमोस्पोरस हुए। तो इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई थी। चलो हम तुम्हें थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन करके दिखाएं, इसके बाद बताएंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम तुम्हें बताएं पुराने जमाने में ब्रायोफाइट्स को जब पढ़ाया जाता था तो 3 ग्रुप में बांटा जाता था। कौन कौन सा? नंबर 1 हेपेटोकोप्सिडा। हेपर माने क्या होता है? लिवर, तो हेपेटोकोप्सिडा कहते थे और इसमें इसलिए कॉमनली इनके मेंबर को लिवरवर्ट कहते थे। क्या कहते हैं? लिवरवर्ट। दूसरा होता था एंथोसिरोप्सिडा और मतलब पता सिरोस माने सींग होता है, जैसे राइनोसिरोस, नाक पर सींग। तो हम तुम्हें बताएं इसके मेंबर्स को कॉमनली हॉर्नवर्ट कहते थे। क्या कहते थे? हॉर्नवर्ट। और तीसरा होता है ब्रायोप्सिडा। जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं बताते जहां भी उगते हैं दूब घास की तरह बड़ा घने घने उगते हैं, पूरा मखमली एहसास देते हैं घास का, इसलिए डेंस वेजिटेशन के चक्कर में इनके मेंबर को यूजुअली ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉसिस कहा जाता है, मॉसिस कहा जाता है। अलग बात है कि इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं दिया ना, सिर्फ बात करेंगे हेपेटोकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा के बारे में। सबसे पहले हम तुम्हें बताने जा रहे हैं इनकी बॉडी कैसी होती है। तो इनकी बॉडी कैसी है? लो अभी जो बनाई थी चरखी टाइप की कि इस तरह से किया, चपटी चपटी कर दी और ऐसा लगता है यही है प्लांट बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी बन गई तो इसमें तो हमें कहीं नहीं समझ में आ रहा कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है। तो इनकी बॉडी ऐसी भी हो सकती, सिंपली ऐसी चरखी जैसी कहीं पड़ी रहे। थाइलॉइड बॉडी हो सकती। कैसी हो सकती? थाइलॉइड बॉडी। क्या तुमने कभी नीचे बुकलेट में डायग्राम दिया है तो तुम देखना कि ऐसा लगता है कि रिक्सिया की बॉडी ऐसे ही होती है, ऐसी थाइलॉइड बॉडी बना दी। या फिर कभी कभी क्या होता है इनकी बॉडी जो है उसमें ऐसे के एक्सिस बन सकती है। भाई स्टेम तो कह नहीं सकते और इसकी एक्सिस पर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे 2 रो में लीफ लाइक अपेंडेजेस बन जाएं। लेकिन याद रहे ये जमीन पर रेंगते से हैं, मतलब बड़े बड़े लेटे होते हैं, प्रोस्ट्रेट बॉडी होती है। और कभी कभी हम तुम्हें दिखाएंगे इनका ऐसा होता है ज़्यादातर। लेकिन जब ब्रायोप्सिडा की बॉडी पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि इनमें जो एक्सिस होती है वो हवा के ऊपर ऐसे सीधी खड़ी हो सकती है, मतलब इनकी बॉडी जो इरेक्ट हो सकती है, इरेक्ट बॉडी हो सकती ना। और तो इनकी बॉडी फिर से बताओ कैसी होती है? नंबर 1 थाइलॉइड बॉडी हो सकती है और अगर फोलियोज है तो प्रोस्टेट बॉडी हो सकती है। इनकी बॉडी कैसी हो सकती है? इनकी फोलियोज है, ऊपर लीफी अपेंडेजेस बताएंगे लेकिन हवा में सीधी खड़ी होती है, इरेक्ट बॉडी होती है। दूसरी बात बता दें इनकी, जब ये जमीन पे ऐसे पड़े हैं तो अगर हम कहें कि जमीन में से इनको वाटर मिनरल से एब्जॉर्ब करना है, रूट लाइक कोई स्ट्रक्चर निकालिए और डॉर्सल सरफेस से निकालोगे कि वेंट्रल सरफेस से? अरे वेंट्रल से सरफेस निकलेगी, नीचे से ऐसे जड़ें निकलेंगी, वही तो जमीन के अंदर धस पाएंगी। तो हम तुम्हें बताएं कि इनमें जो राइजॉइड्स होते हैं, क्या राइजॉइड्स जो होते हैं वो एक तो बात ये है कि वो यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं और निकलते कहाँ से? वेंट्रल सरफेस से। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऐसे राइजॉइड्स निकलते हैं और राइजॉइड्स निकलते भी हैं और साथ साथ ऐसे ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं और लोअर पोल ऑफ एक्सिस से निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बॉडी बताई। बॉडी के बाद हम तुम्हें इनकी बात बताएंगे, बॉडी के बाद इनकी बताएंगे क्या चीज़, देख लें 1 मिनट के लिए। इनमें रिप्रोडक्शन सबसे पहले बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात बताएं।
एक तो सिंपली ये है कि प्रत्येक बॉडी पार्ट के टुकड़े कर दो, 1 से 2 बन जाए, मतलब फ्रेगमेंटेशन द्वारा सभी में हो सकता है। लेकिन ये जो रिक्सिया है, यहाँ पर एक डायग्राम छूट गया, मर्केंसिया। तो रिक्सिया और मर्केंसिया को देखो तो मर्केंसिया जो होता है, मान लो हमने बना दिया ऐसे चपटा चपटा बॉडी होता है, लिवर लाइक बॉडी होती है, तभी तो इनको कहते हैं हेपाटोकोप्सिडा में रखा गया। अब जैसे हमने मान लो रिक्सिया का डायग्राम बना दिया है तो ऐसे कहीं पड़ा होगा हम जमीन पर। रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरीका तो यही है, इसके थैलस के टुकड़े कर दो, 1 से 2 बन जाए। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, कप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे तुमने देखा हो मम्मी कभी कभी पूजा पाठ करती हैं तो जो दीपक जलाती हैं जिसमें घी या तेल भरा जाता है और फिर बिक बना देते हैं, तो इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जो इसके डॉर्सल सरफेस पर ऐसे उग आती है और इसको कहते हैं जिम्मा, कप 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 कप। और इसी में हम यहीं से बना दें, ऐसे बूंदी का लड्डू पड़ा होता है, बूंदी का लड्डू। जैसे बूंदी का लड्डू इसलिए कह दिया कि बूंदी के बहुत सारे दाने से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से ग्रीन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पड़ी रहती है। इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं जिम्मा कहते हैं या जिम्मी कहते हैं। और ये गिर जाए तो ग्रो करके नए प्लांट बॉडी को जन्म देगी। अच्छा, ग्रीन है तो हमें बताना ये जिम्मी जो होती है ऑटोट्रोफिज्म दर्शाएंगे, हेटेरोट्रोफिज्म। ये ऑटो तो इसको तो जिम्मी कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिम्मा कप। इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज जिम्मी द्वारा करते हैं। इसी तरह ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा कर सकते हैं, या सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर जो बड लगती है वो टूट के नए पौधे को जन्म दे सकती है, अर्थात ये बडिंग द्वारा और फ्रेगमेंटेशन द्वारा दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम तुम्हें अभी बता चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मास पर आधारित। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी होगा उनमें भी होगा, लेकिन हम तुम्हें बताएं कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कोई हमें बताए कि जो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, जैसे मान लो ये मर्केंसिया है, मर्केंसिया में मालूम क्या है कि ऐसे तो शकल सूरत में दोनों थैलस एक तरह के लगते हैं, लेकिन होता क्या है कि जेनेटिकली अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिस पर जो ऐसे ऑर्गन बनता है तो वो हमने कहा था मान लो मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथीडियम है, और तो फिर इसके डेंटल को क्या होगा, एंथीडिया को धारण करने वाले डंठल को एंथीडियोफोर कहेंगे, क्योंकि फोरा माने बियरिंग होता है, पोरीफेरा, पोर से बियरिंग एनिमल। और कुछ ऐसे भी थैलस होते हैं जिन पर ऐसी स्टाक बनता है और ऊपर साइड से ऐसे सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं। अगर सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहेंगे तो इसके डेंटल को क्या कहेंगे, आर्चिगोनियोफोर। तो हम तुम्हें ये बता रहे थे कि जो हेपाटोकोप्सिडा के मेंबर हैं इन पर जो सेक्स ऑर्गन है वो थैलस के ऊपरी अर्थात डॉर्सल सरफेस पर बनते हैं, लेकिन जो ब्रायोप्सिडा हैं इन पे कह सकते हो एक्सिस के अपेक्स पर बनते हैं, यहाँ पर बनते थे। अभी तुम्हें झुंझुना टाइप का मेल सेक्स ऑर्गन बना के दिखाया था और लेटरल ब्रांच के टॉप पर हमने आर्चिगोनिया सुराही जैसी बना के दिखाई थी ना। इस तरह से इनमें दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम तुम्हें बताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक 2N स्टेज बताई थी जिसका नाम था स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसमें हमने 3 पार्ट किए थे, फुट, सीटा और कैप्सूल। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमने पढ़ाया था वो इस पर आधारित पढ़ाया था, अर्थात इनका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है मोर इलेबोरेटेड होता है, उसी में 3 पार्ट होते हैं। इनका थोड़ा लेस डेवलप्ड होता है। कभी कभी रिक्सिया जैसे पौधे हैं, रिक्सिया जैसे पौधे इनके स्पोरोफिटिक जनरेशन में केबल और केबल कैप्सूल पाया जाता है, फुट सीटा एब्सेंट भी होता है। दूसरी बात बताई थी इनका ज़्यादा डेवलप्ड था, तो इनका जो स्पोरोफाइट था उसके एपोफाइसिस वाले पार्ट में ग्रीन पिगमेंट था, स्टोमेटा थे, इसलिए ये अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बना लेता था। पेरेंट प्लांट पर सिर्फ वाटर मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट होता था, मतलब इनका स्पोरोफाइट जो था वो पार्सली डिपेंडेंट है अपने गैमेटोफाइट पर, और इनका चूंकि वेल डेवलप्ड है नहीं तो इसलिए ये अपना ऑर्गेनिक फूड भी नहीं बना पाता है। तो इसलिए कह सकते हो इनका जो गैमेटोफिटिक स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर फुल्ली डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, फुल्ली डिपेंडेंट। चलो अच्छा हमें एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल हम तुम्हें क्या बताएं, रिक्सिया इसी का एग्जांपल है, मर्केंसिया इसी का एग्जांपल है, और अगर इसमें आता है तो स्फैगनम का नाम सुना, पीट मॉस जिसको कहते हैं, तो वो उसका ब्रायोप्सिडा का एग्जांपल है ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताया। अगर हम देखें कि ब्रायोफाइट्स का हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम तुम्हें बताएंगे कि इनका हमारे जीवन में कोई खास महत्व नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जंगलों में जानवर घास खाते हैं तो उनको घास समझ के थोड़े बहुत खा जाए, ये अलग बात है कि कुछ एनिमल बर्ड्स इनको खा जाएं, वरना इनका जीवन में हमारे कोई खास महत्व नहीं है। हाँ, दूसरी बात बताएं, जैसे तुमने कभी गांव के तालाब में काई देखी हो, तुमने गांव के तालाब में सिंगाड़े की बेल देखी हो, और कटिया फंसा के वो सिंगाड़े की बेल तालाब से पानी से निकाल के बाहर रख दो, 2, 4, 10 दिन सूख जाए, इसके बाद उससे आग जला सकते हो जिससे हाथ सेकने के काम आएगा सर्दियों में। या फिर गाँव के में हमने देखा गरीबी में लोग क्या करते हैं, जो धान का पौधा होता है उसका जो पुआल होता है उसको जमीन बिछा के ऊपर से बिस्तर लगा लेते हैं, जिससे वो नीचे गर्माता भी और थोड़ा गुदगुदा भी हो जाता है। तो बताते हैं इसको इस तरह से एज ए कुशन इस्तेमाल किया जाता है। किसको, पीट मॉस को, स्फैगनम को। तो सब जो कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो सबसे ज़्यादा पीट मॉस का, स्फैगनम का ही है। उसको कुशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको फायर जलाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने कई बार देखा कि जब नर्सरी से पौधे लाते थे हम लोग तो उसमें जड़ सूख न जाए इसलिए चारों तरफ मिट्टी बांध दी जाती थी, मिट्टी की पिंडी के चारों तरफ भी घास लपेट दी जाती थी और पानी का
छींटा मार दिया जाता था ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पौधा सूख न जाए। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में हमने कई बार टीवी फ्रिज खरीद के लाओ, अब तो थर्माकोल पैकिंग लग के आते हैं, वरना कई बार कैसे जो कप प्लेट खरीद लाते तो घास फूस रखी होती थी। अर्थात इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन में, शिपिंग में, मॉप बनाने में, पोछा मतलब बनाने में इस्तेमाल हो सकता है पीट मॉस। तो जो कुछ आर्थिक महत्व है इसी का है। तीसरी बात बताएं, जब तुम इकोलॉजी में प्लांट सक्सेशन पढ़ोगे कि किसी चट्टान के ऊपर कैसे हजारों साल बाद जंगल बन जाते हैं, तब तुम्हें बताया जाए कि मान लो ये कोई पत्थर पड़ा है तो सबसे पहले इसकी पपड़ी टाइप जमती है, अर्थात सबसे पहले क्रस्टोज लाइकन बनते हैं इसके ऊपर, फिर इसी पत्थर पर धीरे धीरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने लगती हैं, मतलब फोलियोज लाइकन बनने लगते हैं, फिर धनिया पुदीना जैसे पौधे बनने लगते हैं, ऐसा लगता है ब्रायोफाइट्स उगने लगते हैं और फिर हर्ब श्रब ट्री बन जाते हैं। इस तरह से किसी बेर रॉक पर, चट्टान पर हजारों साल बाद एंजियोस्पर्मिक प्लांट बन जाते हैं। तो हम तुमसे कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल रोल प्लांट सक्सेशन में भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, दो जमीन है, एक खेत ऐसा है जिसपे हल चला दिया गया और जिसमें एक भी घास का तिनका नहीं है, एक खेत ऐसा है जिसमें घनी घनी खूब दूब घास उगी हुई है, और अगर बरसात हो तो बरसात के चक्कर में किस खेत में मिट्टी का कटाव हो सकता है जिसमें एक भी घास का तिनका नहीं है। क्योंकि माना जाता है प्लांट की जो रूट्स होती हैं सॉइल पार्टिकल को बाइंड करने का काम करती हैं, सॉइल बाइंडर का काम करती हैं। तो चूंकि ब्रायोफाइट्स होते हैं बड़े घने घने उगते हैं, खासतौर से मॉसेस वाले ब्रायोप्सिडा के मेंबर, इसलिए बताते हैं ये थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन में भी मदद, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं ना। इस तरह से हमने तो बताया ब्रायोप्सिडा की बात, यानी कि ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व की बात। बस ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, ठीक है ना। चलो।